क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क सुर्खियों में रहा। यह पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना लॉन्च की है? तो दूसरी तरफ आईपीएल का यह 13वां संस्करण शुरू हो चुका है यूएई में। तो बतौर कप्तान आईपीएल में सबसे ज्यादा जीत किसने हासिल की है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 21 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? दोस्तों प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 19 सितंबर। लेकिन इस महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में। और केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री है। और जब हम स्वच्छता से जुड़े और हमारे जलवायु परिवर्तन से जुड़े यह महत्वपूर्ण डे की बात कर रहे हैं तो पहली बार भारत के कितने सागर तटों की अंतरराष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश की है? इस दिवस को लेकर हमारे भारत देश ने 8 हमारे ऐसे सागर तट है जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश की है। तो यह ब्लू फ्लैग सागर तट प्रमाण पत्र किसको दिया जाता है? तो याद रखो ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। और ऐसे 8 सागर तट है हमारे भारत देश में जिसके लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सिफारिश की है। यह 8 सागर तट किन किन राज्य में स्थित है? तो याद रखो गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन एवं दीव का घोघला तट, कर्नाटक का कासरगोड बीच और पदुबिद्री बीच, केरल का कप्पड़ बीच, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच और ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। और इन 8 सागर तटों पर एक साथ आई एम सेविंग माई बीच नाम से ई ध्वज को भी लहराया गया। और प्रतिवर्ष जब यह दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों हमारे भारत देश में ऐसा समुद्री तट है जहां पर दोस्तों बहुत से सागर तट है। और यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला कौन सा राज्य है? जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हाल ही में 2 स्लॉथ बियर की मृत्यु के कारण सुर्खियों में रहा नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप यदि हमारे इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हैं तो क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में करंट से जुड़े हुए बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क दोस्तों किस राज्य में? ओडिशा राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा राज्य। लेकिन 2 स्लॉथ बियर की मृत्यु के कारण यह नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क सुर्खियों में रहा। तो देखो हाल ही में ओडिशा के नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में लगातार 2 स्लॉथ बियर की मृत्यु का मामला सामने आया है। और सुस्त भालू या स्लॉथ बियर का साइंटिफिक नेम क्या है? मेलुरसस अर्सिनस। क्या दोस्तों? मेलुरसस अर्सिनस जो हमारे स्लॉथ बियर का साइंटिफिक नेम है। और वर्ष 2019 में भी यहां बहुत से हाथियों की मौत हो चुकी थी। तो देखो 2019 में एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस के कारण 1 माह के अंदर ही नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में 8 में से 4 हाथियों की भी मृत्यु हो गई थी। और तब भी यह जो जूलॉजिकल पार्क है वो सुर्खियों में आया था। और दोस्तों यहां अब बात करते हैं नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क की। तो इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1960 में। और यह WAZA यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज
एंड एक्वेरियम का सदस्य बनने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है और इसीलिए आपको इस जूलॉजिकल पार्क का नाम याद रखना है कि यह WAZA का सदस्य बनने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है और यह चिड़ियाघर दुनिया का पहला कैप्टिव मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी था और भारतीय पेंगोलिन या इंडियन पेंगोलिन और सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र भी नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? दोस्तों, सिंधु जल संधि हमारे भारत देश और पाकिस्तान देश के बीच एक इंडस वाटर ट्रीटी है जिसके हाल ही में 60 साल पूर्ण हुए हैं। कितने? 60 साल पूर्ण हुए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और आपने भी सिंधु जल विवाद के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से इश्यू सामने देखे होंगे। लेकिन बात करते हैं जब इंडस रिवर की, तो आप मैप में देख सकते हैं कि भारत देश और पाकिस्तान देश के बीच कुल 6 नदियों के बंटवारे को लेकर यह बात सामने आई। तो इंडस, झेलम, चिनाब, सतलुज और दोस्तों यहां ये जो नदियां हैं इसके जल बंटवारे को लेकर आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। क्या हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि लागू कब हुई थी? दोस्तों याद रखो, इंडस वाटर ट्रीटी लागू हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को, जिसके हाल ही में 60 साल पूर्ण हुए। और सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः कौन कौन सी 6 नदियां शामिल है यह हमें याद रखना होगा। 6 नदियां शामिल है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ओके दोस्तों, और जहां हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच यह जल के बंटवारे की, तो दोस्तों आपको हमारे इंडियन जियोग्राफी में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। और किसकी मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों आज से 60 साल पहले विश्व बैंक, किसकी? विश्व बैंक के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच यह सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां कौन कौन सी? रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया है। तो दूसरी तरफ 3 नदियां बची, तो 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया और संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि उपयोग को छोड़कर इस नदी का हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों वहां पर यह बात महत्वपूर्ण है। क्या? भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पन बिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। यानी कि भारत जो पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले इन 3 नदियों पर पन बिजली पैदा कर सकता है। और इसलिए वर्तमान में 60 साल पूर्ण होने के कारण आपको हमारे सिंधु नदी के जल तंत्र के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। कौन कौन सी परिबंध परियोजनाएं उस पर आकार ले रही है या तो है। ओके दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों आपको भी पता है कि हाल ही में मॉनसून सत्र जारी है और मॉनसून सत्र के चलते हुए यहां दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुर्खियों में आई और हमारे एक कैबिनेट मंत्री ने इसके बारे में अपना आंसर भी दिया। तो इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुर्खियों में आई। तो यहां हमें दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस है वो सही है। तो देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। दोस्तों यदि आपने इस योजना के बारे में पढ़ा होगा तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। और वर्ष 2019 में 1,25,000 किलोमीटर के समेकन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे संस्करण यानी कि जो चौथा चरण है इसका प्रारंभ किया गया है। दोस्तों यहां कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? 2019 में चौथा चरण नहीं बल्कि तीसरा चरण प्रारंभ किया गया है और इसी के तहत
1,25,000 किलोमीटर की जो सड़कें है इसका निर्माण किया जाने वाला है। तो यहां हमारा आंसर बन जाता है सिर्फ, यानी कि केवल 1 नंबर का जो सेंटेंस है वो सही है, यानी कि आंसर ऑप्शन ए। और बात करते हैं हाल ही में इस इश्यू की, तो देखो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जानकारी दी। तो अब हम इस योजना के बारे में भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहले चरण की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? वर्ष 2000 में। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में 500 से ज्यादा और उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 प्लस निर्धारित किया गया है। और जहां इस तरह की आबादी है वहां पर ही यह योजना लागू होगी। और इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली असंबद्ध बस्तियों को सड़क नेटवर्क प्रदान करना है। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में समग्र दक्षता में सुधार हेतु ग्रामीण सड़क नेटवर्क में 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी। कब? 2013 में। और यहां हाल ही में तीसरा चरण है, इसकी शुरुआत की गई है। तो देखो ग्रामीण कृषि बाजार, उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालयों और अस्पतालों को प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु वर्ष 2019 में 1,25,000 किलोमीटर के समेकन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का प्रारंभ किया गया। यानी कि यहां जो हमने दूसरा नंबर का जो सेंटेंस था वो गलत था। ओके दोस्तों, तो इसी तरह के क्वेश्चन के बारे में आपको जान लेना चाहिए। और योजना में विशेष वितरण के उपाय के रूप में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में परियोजना लागत का 90% वहन करती है, जबकि अन्य राज्यों में केंद्र सरकार लागत का 60% वहन करती है। और दोस्तों अब बात करते हैं हम 5वें क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री श्री ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात सरकार। तो देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना आखिर क्या है, किसको लाभ मिलेगा? यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। और इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे जिसको यह लाभ मिलेगा। और प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगी और समूहों का सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी और ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिसकी घोषणा की है गुजरात राज्य की सरकार ने। तो बात करते हैं गुजरात की। तो दोस्तों गुजरात के बारे में मैंने कई बार बताया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी जो भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं। गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी और गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर, जिसे ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो भी नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर स्थित है, जिसके वास्तुकार है राम वी सुतार। लेकिन आज कुछ नया भी हम सीख लेते हैं कि गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। श्री डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता जी और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी जी। और गुजरात के पहले राज्यपाल थे श्री मेहंदी नवाज जंग जी और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत जी। और गुजरात का राजकीय पशु है एशियाटिक लायन और गुजरात का राजकीय फूल है मैरीगोल्ड और गुजरात का राजकीय पेड़ है आम। छठा क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? दोस्तों जिस तरह अब बहुत से रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, कई सारे एयरपोर्ट्स का नाम बदल दिया गया है, इसी के तर्ज पर मुगल संग्रहालय का नाम भी रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और यह छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर बनने वाला संग्रहालय कहां पर स्थित होगा दोस्तों? आगरा में निर्माणाधीन है।
और यह घोषणा किसने की है? योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ की असली पहचान आपको क्या याद रखनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मुगल संग्रहालय की आधारशिला किसने रखी थी? तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जनवरी 2016 में यह मुगल संग्रहालय की आधारशिला रखी थी और जिसको निर्माण किया जाने वाला है आगरा में। तो ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास लगभग 6 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस संग्रहालय का निर्माण मुख्य तौर पर मुगलों के समय के हथियारों, संस्कृति और पोशाक के बारे में पर्यटकों को अवगत कराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब नामकरण किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, तो इसमें भी कुछ बदलाव आ सकता है, ऐसी संभावना है। और जब बात करते हैं ऐतिहासिक नगरी आगरा की, तो आगरा के बारे में इतने फैक्ट आप जान लीजिए कि आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है और यह 1556 और 1648 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। कब से? 1556 से लेकर 1648 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा रहा। और यहां एक बहुत ही हमारा विश्व का सबसे अच्छा यह आर्किटेक्चर यानी कि ताजमहल स्थित है, यानी कि विश्व के 7 अजूबों में से एक माने जाने वाला ताजमहल। और जिसको किसकी याद में किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। और आगरा का किला भी विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों बहुत ही अच्छा नजारा यहां आपको देखने को मिलेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं तो यहां भी आप विजिट ले सकते हैं। दोस्तों मैं गया हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके दोस्तों, आगे बात करें 7वें क्वेश्चन की। वर्ष 2020 के लिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम क्या चुनी गई है? दोस्तों वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। और हाल ही में 17 सितंबर को जब वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया, हिंदी में कहे तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इस साल की थीम रखी गई है दोस्तों, याद रखो, सुरक्षित स्वास्थ्यकर्ता, सुरक्षित रोगी। क्या? सुरक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सुरक्षित रोगी, जो इस साल 2020 की यह इंपॉर्टेंट डे की थीम रखी गई है। और इनसे जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने से संबंधित एक प्रस्ताव कब और किसने पारित किया था? 25 मई 2019 को, यानी कि पिछले साल ही विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपने 72वें सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया और तब से यह दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस साल यह दूसरी बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है और पिछली साल पहली बार मनाया गया। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? सुरक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुरक्षित रोगी। यह बात आपको याद रखनी है। और वैश्विक स्तर पर पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? पिछले साल 17 सितंबर 2019 को। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वैश्विक एकजुटता और सभी देशों तथा अंतरराष्ट्रीय भागीदारों द्वारा रोगी सुरक्षा में सुधार के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान करता है और इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। कब? 17 सितंबर को। 8वां क्वेश्चन, पूर्ण रूप से प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित डैश विश्व का सबसे प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है? दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान, लेकिन प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों आयुर्वेद, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और भारत आयुर्वेद की जननी हम मानते हैं। तो यहां दोस्तों हाल ही में यह क्वेश्चन मैंने सेट क्यों किया? तो देखो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लोकसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर में भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और उन्होंने आयुष का जिक्र किया, लेकिन आयुष चिकित्सा पद्धति है क्या? वो हमारे लिए क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन के लिए एक खास क्वेश्चन बनता है। तो आयुष का अभिप्राय आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी से है। और यहां हम 5 शब्दों के मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करें आयुर्वेद की। आयुर्वेद
पूर्ण रूप से प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित आयुर्वेद विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है। क्लियर। दूसरा शब्द है होम्योपैथी। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रादुर्भाव एक जर्मन डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमन द्वारा किया गया था होम्योपैथी का आविष्कार। और योग की बात करें तो योग मुख्यतः एक जीवन पद्धति है जिसे पतंजलि ने क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया था और इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यह इसके 8 अंग भी है। तो यह 8 अंग के नाम हमें योग के बारे में पता होने चाहिए। तीसरा शब्द आया यूनानी। इस चिकित्सा पद्धति का उद्भव व विकास यूनान देश में हुआ है। और चौथा शब्द आया सिद्ध। यह भारत में दवा की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है और सिद्ध शब्द का अर्थ उपलब्धियां ऐसा होता है और सिद्ध संत पुरुष होते हैं। तो दोस्तों सिद्ध शब्द का मीनिंग पता चल गया। तो इसी तरह आपको आयुष के बारे में पता होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन, विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? दोस्तों विश्व बैंक द्वारा हाल ही में 2020 का मानव पूंजी सूचकांक, इंग्लिश में बोले तो द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इसमें भारत का रैंक रहा है 116वां। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 116। तो 17 सितंबर 2020 को विश्व बैंक ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक जारी किया और भारत ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में 116वां स्थान प्राप्त किया है। और यह सूचकांक पूरी दुनिया में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को मापता है। 2018 में भारत का स्कोर 0.44 था और अब यह 2020 में बढ़कर 0.49 हो गया है। और बात करते हैं इस सूचकांक की, तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया था। कितने देशों को? 174 देशों का। और ये आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं, यानी कि कोविड-19 के बाद के यह आंकड़े नहीं है। और इसीलिए आपको याद रखना है द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? 116वें स्थान पर। और यह जब रैंकिंग जारी की है विश्व बैंक ने, तो विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक की वर्तमान एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। और किस सिद्धांत पर विश्व बैंक कार्य करता है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि विश्व को गरीबी से मुक्ति दिलाने हेतु विश्व बैंक कार्य करता है। 10वां क्वेश्चन, करीब 7 वर्ष के बाद यात्री रेल सेवा फिर शुरू करने की योजना कौन बना रहा है दोस्तों? 7 साल बाद फिर से यात्री रेल सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है दोस्तों हमारा ही पड़ोसी मुल्क नेपाल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल देश। और भारत और नेपाल के बीच जो सरहदी मामला है, सीमा को लेकर इश्यू है, इसी को नजरअंदाज करते हुए भी हमारे भारत देश ने नेपाल को यह सहायता दी है। तो देखो, नेपाल द्वारा भारत से 2 रेलगाड़ियां खरीदने के बाद यह फैसला किया गया। डीजल और बिजली से चलने वाली ये रेलगाड़ियां भारत से जनकपुर यानी कि नेपाल में हाल ही में पहुंची। और भारत के बिहार में जयनगर और नेपाल जनकपुर में कुर्था के बीच रेलवे कनेक्शन को पुनर्जीवित करने के लिए इंजन और कोच सहित रेलवे के 2 सेट नेपाल को सौंपे गए हैं। और जब हमने सहायता की है नेपाल देश के, तो नेपाल से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था। हाल ही में श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किस देश में किया गया? नेपाल देश में। और तब भी यह क्वेश्चन सुर्खियों में था। तो बात करते हैं नेपाल देश की, तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ यह नेपाल देश, जिसकी कैपिटल का नाम है काठमांडू और नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के 85% नागरिक
हिंदू है, यानी कि नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र भी है। 11वां क्वेश्चन, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टेक्स ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों नाइन स्टेक्स ने हाल ही में किसको? सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरेश रैना, और वो बन गए हैं नाइन स्टेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टेक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इस साझेदारी के बाद रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नाइन स्टेक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे, यानी कि वो बन गए हैं नाइन स्टेक्स के ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन हाल ही में हमारे इस बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा भी की थी। जब महेंद्र सिंह धोनी ने घोषणा की, तब जाकर हमारे सुरेश रैना ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। तब भी मैंने आपको सुरेश रैना के बारे में बताया था। सुरेश रैना ने पिछले महीने ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, और नाइन स्टेक्स की स्थापना किसने की है? सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने 2017 में नाइन स्टेक्स की स्थापना की थी। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में मौसा त्रोरे का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? यहां दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, नाम है मौसा त्रोरे, जिसका निधन हो गया है, वो माली देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है माली देश। तो दोस्तों माली देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिसका नाम है दोस्तों मौसा त्रोरे। तो माली गणराज्य में 1968 से 1991 तक सत्ता में रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति जनरल मौसे त्रोरे का निधन हो गया। उनका जन्म 1936 में कायस माली में हुआ था। और जब बात करते हैं माली देश की, तो माली पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है और अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश भी है माली, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? बमाको। और माली देश की करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और वहां के राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्री को लेकर एक बहुत बड़ा इश्यू सामने आ रहा है। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों माली के प्रधानमंत्री और माली के राष्ट्रपति। तो देखो क्या हुआ, पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में विद्रोहियों ने तख्ता पलट की कोशिश करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकार कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सीसे को हिरासत में ले लिया है, और इसी बात को लेकर भी वर्तमान में माली सुर्खियों में है। 13वां क्वेश्चन, बतौर कप्तान IPL में सबसे ज्यादा मैच किसने जीते? दोस्तों आपको भी इंटरेस्ट है IPL में, आप भी मैच देखते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन IPL से जुड़े हुए जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। और इसलिए आपको इंटरेस्ट है तो हमारा यह वीडियो देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन IPL से जुड़े हुए एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। तो हाल ही में बतौर कप्तान IPL में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। और वो किस टीम के कप्तान है? चेन्नई सुपर किंग्स के। तो देखो धोनी ने बतौर कप्तान IPL में सबसे ज्यादा 105 मैच जीते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा 100 मैच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीते हैं, जबकि 5 मैच राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए जीते हैं। तो दोस्तों इसी तरह IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले यह हमारे भारत के माही बन गए हैं। ओके दोस्तों, और दूसरे नंबर पर कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों गौतम गंभीर। तो दूसरे नंबर पर गौतम गंभीर का नाम है, जिन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए 129 में से 71 मैच जीते हैं, यानी कि दूसरे स्थान पर है गौतम गंभीर। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा को बनाने के लिए किसको ठेका दिया गया है? दोस्तों भारत का नया संसद भवन बनने जा रहा है। नई इमारत सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए ठेका दिया गया है टाटा ग्रुप को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था टाटा ग्रुप, और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है
हितेश शेख, राजा नसीब खान, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पाटन से है, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। और संध्या दास, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और संध्या हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। योगेश रावत, वो गुजरात के दाहोद से सही आंसर लिखा है। और जयसंग ठाकुर, वो गांधीनगर गुजरात से है दोस्तों, तो उन्होंने भी हमारे चैनल पर आना शुरू किया है। जयसंग ठाकुर, आपको भी थैंक यू। रोहित बलियान, और वो मुजफ्फरपुर से है, यूपी मुजफ्फर से आंसर देने वाले रोहित बलियान, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत, वेरी गुड। और मेनका चौधरी, ठाकुर अशोक, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ राठवा अंकुश, कृति राणा, प्रतीक परमार, धर्मसिंह नायका, वो भी हमारे चैनल में पहली बार आंसर दे रहे हैं, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। अर्पणा पटेल, राजेश कटारा, धर्मसिंह नायका और विक्की राज, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आंसर बताया है। तो आप सभी को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों, आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का विषय क्या है? दोस्तों, पहले तो आपको यह बताना होगा कि विश्व जल निगरानी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। ओके, आंसर पता चल गया। 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया गया। लेकिन इस साल की थीम क्या रखी गई है? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, कंटेंट और क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट लगा है, तो दोस्तों लाइक तो बनता ही है, लेकिन आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सके। तो दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।